उस दिन मुझको ये एहसास हुआ था कि पैसे की बड़ी जरूरत होती है। उसी समय हमारी माँ को ब्लड कैंसर हो चुका था और ब्लड कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। हमारा बैकग्राउंड बहुत ही गरीबी से था। और कृष्णा, ये सच्चाई मैं बता दूं, आज मुझको कोई संकोच नहीं है इसमें। देखो, एजेंट की सबसे बड़ी समस्या मैं यही बता देता हूँ। तो मुझको उसी दिन एहसास होने लगा कि शायद मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया, क्योंकि मैं तेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मुंह से निकल गया। यहाँ तो लोग तो हमारे डीओ साहब ने तो बहुत कुछ समझा के भेजा, ये बनोगे, वो बनोगे, ये पाओगे, वो पाओगे, ये करोगे। और ये तो पहले कस्टमर हमारे बचपन के मित्र ने कह दिया कि तू भिखमंगे की लाइन में लग गया। तो उन्होंने कहा कि तुमने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, उसमें लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपने लिए भीख नहीं मांगूंगा, और परमानंद के कारण मोहे ना आवे लाज। खुल कर रिजाइन कर दें और उसके बाद फुल टाइम काम करें। लेकिन आज के समय में एक जो मेरा जो आइडिया जो मैं करता हूं, मैं एक दिन पहले तो मैंने हर ना को हाँ में बदलने के लिए मैंने तो बुक लिखी है कि हाउ टू कन्वर्ट नो टू यस। 300 पेज की किताब लिख डाली मैंने। आज मेरे पास 18,000 पॉलिसियां तो अभी चल रही है। तुमने 18,000 बेचने की बात कही ना, मैंने 18,000 तो अभी चल रही है, और 45 सालों में मैच्योर कितनी की होगी। मैंने अपने जीवन काल में कम से कम 35,000 पॉलिसियां बेची। मैंने एक एक साल में 1200 पॉलिसी, 1000 पॉलिसी करने लगा था एक साल के अंदर, और अकेले पॉलिसी करता था। लेकिन मैं एक ही चीज, एक संदेश देना चाहता हूं। अननोन क्लाइंट है, वो हमारा ज्यादा परिचित नहीं है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? कितना टाइम के बाद आप उसको क्लोज कर पाते हैं? नहीं, एकदम हिसाब बता दिया, कैलकुलेट करके बता दिया कि ये देखो यहाँ ये लॉस है। तब उसके बाद उसकी आंखें खुलती है, कहता नहीं भैया कर दो। कोई ऐसे 2-3 तरीके बता दो कि 2-4 MDRT आपके इस इंटरव्यू को देख के निकल जाएं इस दिसंबर से पहले। ABC 3 तरह के क्लाइंट अपने पास रखो। चेंज योर सेल्फ एज पर चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। बहुत सारे एडवाइजर्स को ये बताया गया है कि ये फ्री का काम है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि एडवाइजर्स के लिए इस टाइम पे आप उनके काम को बढ़ाने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं? मैं एक लाइन कहूंगा तुम्हारे बारे में। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस खास वीडियो में, जिसमें आज हम एक ऐसे शख्सियत के सामने बैठे हैं, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि पंजाब सर ने मुझे मौका दिया अपने सामने बैठने का और कुछ सवाल पूछने का। आप सभी लोग कमेंट में कई बार ये पूछते हैं कि ये बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पंजाब सर को अपने चैनल पर लेके के आइए, और उनसे उनकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे भी आप लोग सीखना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं पंजाब सर, जो कि लाइफ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में बहुत बड़े एडवाइजर हैं और लाखों हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो पंजाब सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। कि हमसे तुम्हारे जैसे आदमी से भी जो यूट्यूबर इतना फाइन, इतनी ऊंचाइयों को पहुंच चुका हो, उससे बात करने का मौका मिला, और तुम्हारे माध्यम से कुछ अपने मन की बातें बाकी दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने का मौका मिला। आई एम वेरी मच ऑब्लाइज्ड टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर। तो सर, ये वाला जो हमारा वीडियो है, इसमें मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछने वाला हूं, और आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जिनसे एडवाइजर्स की लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट हो सकता है, क्योंकि आपको लगभग 40-45 सालों का अनुभव है, जितनी हमारी उम्र भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आप एक परफेक्ट व्यक्ति हैं जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। और मेरे साथ मेरे चैनल पर लगभग 67,000 से भी ज़्यादा एडवाइजर्स जुड़े हैं। लगभग 20 से 25 हज़ार एडवाइजर्स रोज चैनल पर आकर के वीडियोस देखते हैं। तो मैं चाहता हूं सर कि आपकी लाइफ से हमें कुछ सीखने को मिले। और इसी कड़ी में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, आपने शुरुआत कहाँ से की? ऐसा क्या हुआ कि आप लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गए? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, एक्चुअली हमारा बैकग्राउंड बहुत ही गरीबी से था। तो हमें लग रहा था कि कुछ ऐसा काम करें जिसमें हमारा मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो। मैं दिल की बात बता रहा हूं कि चूंकि हमारे पास कैपिटल नहीं थी कि हम कोई रोजगार शुरू करें, और नौकरी हमें मिली, लेकिन नौकरी जब भी मिलती थी तो उससे जब वो ट्रांसफर करते थे तो मैं उसमें रिजाइन कर देता था। उसका मेन कारण था कि
मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी और आई वॉज द ओनली सन। मैं उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता था। इसलिए जब भी मेरी नौकरी कहीं पर हुई और जब उन्होंने ट्रांसफर किया, 6 महीने के बाद ट्रांसफर हुआ तो मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद कुछ तो करना था जीवन में, तो मेरे पास कैपिटल भी नहीं थी कि मैं क्या करूं। तो इन द मीन टाइम मुझको एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई कि जिन्होंने पूछा कि तुम चाहते क्या हो। और उसी समय हमारी माँ को ब्लड कैंसर हो चुका था और ब्लड कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। और कृष्णा, ये सच्चाई मैं बता दूं, आज मुझको कोई संकोच नहीं है इसमें कि मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करा पाया था। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं एक अच्छा इलाज उसको दे पाता। तो उस दिन मुझको यह एहसास हुआ था कि पैसे की बड़ी जरूरत होती है। 1980 में माँ चली गई। उसके बाद मेरे दिल में एक आग लग चुकी थी कि मुझको पैसे कमाने हैं, लेकिन मेरे पास कैपिटल नहीं थी। और जिनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि LIC इज सच ए सी, यू डाइव एज मच यू कैन। ये डायलॉग उनका, LIC इज सच ए सी, यू डाइव एज मच यू कैन, एज मच यू विल डाइव, यू विल गेट सो मेनी पर्ल। LIC एक ऐसा समुंदर है कि तुम इसमें गोते लगाओ और जितनी गहराई में गोते लगाओगे उतने ही सुंदर मोती तुम्हारे हाथ में आएंगे। दैट वाज द डे मैंने साइन करके एजेंसी ली थी। ओके, जैसे आज के डेट में इंश्योरेंस एडवाइजर्स कई बार ये भी कहते हैं कि मजबूरी में या किसी डीओ के थ्रू उनको लिया एजेंसी, बट आपके एक इमोशनल रीजन था, आपका एक फाइनेंशियल बर्डन आपके ऊपर आया जिसकी वजह से आपने LIC एजेंसी ली। तो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यहीं से पैदा होता है कि कई बार इंश्योरेंस एडवाइजर पूछते हैं ना कि सर शुरू कहाँ से करें, तो फिर आपने कैसे शुरू किया था? नहीं, हमने, पहला क्लाइंट आपको कैसे मिला? हाँ, हमारे समय में ट्रेनिंग नहीं होती थी। हमारे समय में, अब तो एजेंटों को ट्रेनिंग देनी होती है, एग्जाम पास करना पड़ता है। हमारे समय में सिर्फ 15 रुपए फीस लगती थी और लाइसेंस मिल जाता था काम करने का। मुझको अभी हमारे आदरणीय विकास अधिकारी सर ने कहा था कि जाओ बेटा, लाइसेंस मिल गया, बोनी करो। तो मैं जहां जहां सबसे पहले मेरे मेरे दिमाग में वो समस्या जो उस दिन आई, देखो एजेंट की सबसे बड़ी समस्या मैं यही बता देता हूं। जो एजेंसी लेने के डे 1 जो समस्या आई थी कि मैं कहां जाऊं, और 45 सालों के अनुभव के बाद भी मैं कह सकता हूं कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होती कि मैं आज कहां जाऊं। बिल्कुल, ये समस्या आज भी है। यह समस्या आज भी है। तो मेरे सामने जब वो समस्या आई थी कि मैं कहां जाऊं, तो मुझको निर्णय लेने में थोड़ा समय लगा, मैं सोचता रहा। अल्टीमेटली मैंने एक अपने मित्र को चुना था कि जो हमारे साथ स्कूल में भी था, कॉलेज में भी था, और उसने एक अच्छा शोरूम खोला था, पैसे बहुत थे उसके पास। मैंने सोचा उससे जाके रिक्वेस्ट करूंगा और उससे वो नहीं कर लूंगा। और मैं जब उसके पास गया था तो कृष्णा, वो भी सीन अगर मैं बताऊं तो थोड़ा समय तो लग जाता है, बिल्कुल लेकिन सर। उसने उसने मुझको देख के अपने माथे पे हाथ मारा था और मेरे को एक मीठी सी गाली बकी थी। क्योंकि अच्छा। दोस्त था स्कूल का, कहता है साला, बैंक की नौकरी छोड़ करके भीख मंगे की लाइन में लग गया। ये एजेंसी लेने के बाद मेरा पहला डायलॉग था जो मैंने मार्केट से सुना, लोगों के मुंह से सुना। तो मुझको उस दिन एहसास होने लगा कि शायद मैं गलत बिजनेस में तो नहीं आ गया। यहां तो लोग, तो हमारे डीओ सर ने तो बहुत कुछ समझा के भेजा, ये जी। बनोगे, वो बनोगे, ये पाओगे, वो पाओगे, ये करोगे। और ये तो पहले कस्टमर हमारे बचपन के मित्र ने कह दिया कि तू भिखमंगे की लाइन में लग गया। दैट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर मी। लेकिन अल्टीमेटली मैंने उसे ये कहा कि चल तू मुझको भीख दे दे, लेकिन मेरी बोनी करवा दे, क्योंकि मुझको सक्सेस होना था। मैंने सक्सेस पानी थी। मैं इसमें देखना चाहता था कि कितने हर्डल्स आते हैं, मैं देखूंगा। और उसने सबसे बड़ा जो तमाचा मेरे मुंह पर उस समय लगा था ना, उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें कमीशन कितनी मिलेगी अगर मैं ये पॉलिसी ले लूं तो। और उसमें पॉलिसी 3,000 रुपए हाफ ईयरली प्रीमियम मुझको बताया था, वो भी बहुत होता था। तो मुझको लगा कि ये मेरे साथ रिबेट की बात करने लगा पहले केस में ही। तो मैंने वहां झूठ बोल दिया। मैंने कहा 1,000 रुपए बचने थे, तो मैंने कहा कि 500 बचेंगे। पहले दिन से मैंने सोचा कि चलो इसको 500 तुम कम से, अगर ये ले भी लेगा तो 500, मैं दिल की बात बता रहा हूं कि मेरे जी। पास 500 जी। तो रहेंगे, 500 मेरे पास तो रहेंगे। लेकिन उसने क्या किया कि अपने गले को खोला और जब वो नोट गिनने लगा तो मैं बहुत क्यूरियस होकर देख रहा था कि कितने गिनेगा। जानते हो कृष्णा, उसने 5 नोट निकाले
और कहा कि तेरे को जो कमीशन वहां से मिलेगी ना, तू हमसे ले ले, लेकिन आज के बाद मेरे यहाँ इंश्योरेंस के लिए मत आना। मैं ये सुनकर के वापस आया था, लेकिन मेरी आंखें आंसुओं से भर गई थी, आज भी भर जाती हैं। वो 500 रुपये मैं वापस करके आया था और ये डिसीजन लिया था कि अब मैं इस काम को नहीं करूंगा। लेकिन जब मैं ब्रांच में आया, तुम्हारे विकास अधिकारी सर ने जब पूछा, पहले तो मैं कारण नहीं बता रहा था, लेकिन फिर मेरे मुंह से कारण निकला कि मेरे दोस्त ने मुझको भिखमंगा कहा। तो उन्होंने जो मुझको शिक्षा दी, मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मैंने एक अच्छा विकास अधिकारी नहीं पाया था, लेकिन विकास अधिकारी के रूप में एक पिता को पाया था। उन्होंने मुझसे ये कहा कि भीख मांगना बुरा है क्या। मुझको बड़ा अटपटा सा ये लगा कृष्णा उस दिन के, भीख मांगना बुरा है क्या। जी। मैंने कहा कि नहीं, बहुत अच्छा है, अकेले मांगना अच्छा नहीं है। मैंने व्यंग किया उन पे, मैंने उन पे व्यंग किया था, मैं झूठ जी। नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने रामचरितमानस नहीं पढ़ी है, उसमें लिखा है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अपने लिए भीख नहीं मांगूंगा, और परमानंद के कारण मोहे ना आवे लाज। बिल्कुल। अपने लिए जीवन में भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन दूसरों के लिए भीख मांगने में कभी शर्म महसूस नहीं करूंगा। और उन्होंने एक ही लाइन कही कि LIC एजेंट अपने लिए भीख नहीं मांगता, वो तो इसलिए भीख मांगता है कि अगर कोई बिना इंश्योरेंस का मर जाए, उसकी बीवी जी, बच्चे जी। भीख ना मांगे, उसकी बीवी बच्चे के बदले भीख मांगता है। ये बात मेरे दिल को छू गई कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, अगर समाज भीख मांगा कहकर ठुकराता भी है, तो इसमें किसी की भलाई छिपी हुई है। तो मैं अगर भलाई का काम करूंगा तो कभी ना कभी तो भगवान सुन लेगा इसमें। और मैंने उस दिन निर्णय ले लिया कि कोई बात नहीं है, समाज जो भी कहे, मैं इस व्यवसाय को छोड़ूंगा नहीं। और मैं उसी दोस्त के पास में गया और मैंने अच्छा। सफलता पाली, मैंने सफलता पाई। मैंने उसको 1-1 लाख की 2 पॉलिसियां उस समय दी। मैंने उसको सिर्फ यही कहा था, उसमें मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा कि मेरे मेरे गुरुदेव ने मुझको समझा दिया है कि एजेंट भीख नहीं मांगता, अपने लिए नहीं मांगता, जानता है अगर भगवान ना करे तेरे को कुछ हो गया ना, तो तेरी बीवी भीख ना मांगे, इसके बदले मैं मांगता हूं। उसका बच्चा उसमें नहीं हुआ तो कोई, उसके बदले मैं मांगता हूं, क्योंकि मैं तेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। मेरे मुंह से निकल गया कि तेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, तो उसको मजाक में भी ले लिया कि मेरे सामने ही कहता है कि मेरी बीवी से प्यार करता है। लेकिन खैर वो सीन एक बहुत अच्छा था। जी। के बाद मैंने 1-1 लाख की 2 पॉलिसियां उससे ली और मेरी हिम्मत बढ़ते चली गई। मुझको लगा कि इससे ज्यादा समाज तो ठोकर दे नहीं सकता, जो मैंने शुरू में ही खा ली। बिल्कुल। मैंने हार नहीं मानी, जिसका बिल्कुल। रिजल्ट सामने आ गया। अब अपने मैं नए लोगों को भी यही संदेश देना चाहता हूं कि इस प्रोफेशन में हार मत मानना। लोग अपने विचार रखेंगे, कभी बुरा भी लगेगा, लेकिन घबराना मत। अंतों को तो अपने अपने दिल को यह विश्वास दिलाना कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ काम करने निकला हूं, और इस श्रेष्ठ काम को करने में अगर मुझको कोई सुनना भी पड़ता है ना, तो मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, क्योंकि मैं दुनिया के भले के लिए काम के लिए निकला हूं। बिल्कुल। अगर बहुत ये सोच है, बस ये सोच है, तो आगे बढ़ जाएगा। जी। बहुत सारे एडवाइजर्स का कहना होता है सर, जैसे आपने फुल टाइम स्टार्ट किया और एक इमोशनल रीजन आपके साथ में था, आपने नौकरी छोड़ दी थी। तो आज के एडवाइजर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि हम फुल टाइम से शुरू करना चाहिए, या फिर जो स्ट्रगल कर रहे हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम के बीच में, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर मान लो कहीं पर वो जॉब कर रहे हैं और इसमें पार्ट टाइम करके भी अगर आते हैं, ये मेरी अपनी निजी सोच होगी और निजी विचार होंगे, अगर वो पार्ट टाइम भी इसमें आज आके आके ज्वाइन करते हैं, तो इसमें पार्ट टाइम में भी अपने उतने काम करके दिखा दें कि जितना उसको किसी जॉब से मिल रहा है। और द मोमेंट उनकी कमीशन उस लेवल पे आती है, तो मैं कहूंगा खुल के रिजाइन कर दें। घर चलाने के लायक जैसे ही पैसे घर में आ जाएं, खुल के रिजाइन कर दें और उसके बाद फुल टाइम काम करें। कोई डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पहले अपने घर को सपोर्ट करने के लिए उस लेवल पर ले आए। राइट, कुछ इमरजेंसी फंड के तौर पे कुछ हाँ अमाउंट्स हाँ रखें, हाँ, राइट? उसके बाद में वो रिजाइन करके फुल टाइम हो जाए। बिल्कुल। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। जी। एक सबसे बड़ा सवाल जो आज के डेट में भी, जैसे आपने बोला, वो सवाल पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा, कि नए नए प्रोस्पेक्ट कैसे लाते हैं पंजाब सर। आज की डेट में भी पंजाब सर
बिहार के नंबर 1 LIC एजेंट के तौर पे जाने जाते हैं, और अभी अभी आपको बिहार का एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया था। बीमा केसरी, मुझको LIC वालों ने बिहार बीमा केसरी से सम्मानित किया है। जी, तो इस उम्र में भी नए नए कस्टमर्स कैसे लाके आप बिहार केसरी बन पा रहे हैं सर, ये बताओ आप। कृष्णा, एक चीज बता दें, ये जो हमारा प्रोफेशन है ना, ये प्रोफेशन रिश्तों का है, कि आप घरों में कितने रिश्ते बनाने में सक्षम होते हो। एक बार जो आपसे जुड़ जाता है, उसके एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मुझको अच्छी सर्विस मिलेगी। और मैंने सर्विस को दो तरीकों से, जो मैंने अपना कोर्स भी इसी पर डिजाइन किया है 16 क्लासों का, कि सर्विस दो तरह की होती है। एक होती है प्रोफेशनल, जो उसका अधिकार है, वो होती है पॉलिसी की सर्विस एक बार जुड़ने के बाद। लेकिन दूसरी सर्विस होती है पर्सनल, जो उसका अधिकार नहीं है। लेकिन अगर व्यक्तिगत जो सर्विस जो मैं देता हूं ना, पर्सनल सर्विस, वो रिश्ते बनाने के लिए देता हूं। तो एक एजेंट को ये दोनों तरह की सर्विस में चलना होगा। प्रोफेशनल सर्विस बिजनेस से रिलेटेड होगी, और पर्सनल सर्विस रिश्ते बनाने के लिए होगी। तो जो एजेंट पर्सनल सर्विस पे जोर देता है और रिश्ते बना लेता है, वही जो एक कस्टमर जो उसका है ना, वो नेटवर्किंग में आ जाता है। अगर तो उसको वो कौन कौन सी पर्सनल सर्विसेज आप डिफाइन करना चाहेंगे, जिससे कि हम उसके नेटवर्क से भी कनेक्ट हो जाएं, और वो खुद हमें एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर अब पे देखो, माउथ पब्लिसिटी करे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। इसके तरीके तो सैकड़ों हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। जज मैंने पहले भी बताया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। कहीं से निमंत्रण मिलता है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन दो होते हैं। मान लो किसी की बच्ची की शादी है और उसने आपको इनवाइट कर दिया। तो इनवाइट किया तो आपके पास ऑप्शन है, आप रिश्ते भी बनाना चाहते हो, आप अपनी पत्नी के साथ या अपने अकेले जाते हो या पत्नी के साथ जाते हो, लिफाफा देते हो, खाना खा के चले आते हो, आपकी हाजिरी लग जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अटेंडिंग द फंक्शन। यू हैव अटेंडेड द फंक्शन, रिश्ते बनाने के लिए। लेकिन आज के समय में एक जो मेरा जो आइडिया जो मैं करता हूं, मैं एक दिन पहले उसके कार्ड मिलने के मेन फंक्शन के एक दिन पहले या सवेर में मैं जाकर उससे कहता हूं कि सर, बच्ची की शादी है, मेरे लिए कोई काम है तो बताइए। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा ड्राइवर है, ये पेट्रोल है, सब कुछ भरा इससे हुआ। रिलेटेड आपने एक किस्सा भी सुनाया था जो बहुत बहुत हाँ ज्यादा मोटिवेशनल लगा हमें। हाँ, तो ये जो है, ये इससे बढ़ के रिलेशन कैसे बिल्ड हो सकता है। अब आप सोचो कि एक एजेंट अटेंड करके चला आता है और दूसरा एजेंट इवॉल्व हो जाता है, और इवॉल्व होकर के वो जैसे एजिप कि हमारी बच्ची की शादी हो, हमारी बहन की शादी हो, उस तरह से अगर वो लग जाता है, तो वो कस्टमर किसको पसंद करेगा। अब तुमने कही प्रोस्पेक्टिंग की बात, फंक्शन के दिन वो हमको कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करने के लायक रहेगा, क्योंकि वो व्यस्त रहेगा। बिल्कुल सर। लेकिन अगर मैं उसके घर जाता हूं 6 घंटे 8 घंटे पहले या एक दिन पहले, जी। तो उसके घर में उसके जितने रिश्तेदार गेस्ट जो भी आए हुए हैं, वो बड़े गर्व के साथ, जब मैं अपनी गाड़ी ऑफर करता हूं, तो बड़े गर्व के साथ अपने लोगों से कहता है कि ये हमारे LIC एजेंट है, इनका काम तो LIC एजेंट है, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर है, बिल्कुल। ये इस बच्ची के मामा है, ये इस बच्ची के चाचा है। इस तरह से जब इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके सारे जो गेस्ट हैं ना, वो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं। तो एक प्रोस्पेक्टिंग का बहुत अच्छा एक मौका होता है, जिसको हम खो देते हैं सिर्फ अटेंड करके, इवॉल्व नहीं होते हैं। तो मेरी समझ में इवॉल्वमेंट जो है ना, दैट इज सुपर्ब, ए गुड आइडिया टू बिल्ड द ब्यूटीफुल रिलेशन विद द क्लाइंट। ग्रेट सर। वैसे लोगों को प्रोस्पेक्ट की कमी नहीं होगी। जी, इसके अलावा और कोई तरीके आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो नहीं, आज के जमाने के हिसाब से? अब देखो तरीके तो हमारे कोर्स में 20 हैं। जो हमारा 16 क्लास का कोर्स है ना, उसमें मैं 20 आइडिया देता हूं प्रोस्पेक्टिंग के, 20 आइडियाज में देता हूं प्रोस्पेक्टिंग के, क्योंकि दैट इज द मेन वर्क, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने पूछा है।
तो उसके 20 आइडिया हमारे पास है। 8 तरह के फॉर्म में बताता हूं कि ये मार्केट में कैसे भरवाए जाते हैं, अजनबियों से कैसे बात की जाती है, अगर राह चलते हुए किसी से अगर धक्का लग जाता है तो उससे भी बिजनेस की बात कैसे की जाती है। मैं भगवान को साक्षी रख के कहता हूं कि ट्रेन के सफर में मैंने 25-25 लाख के बीमे बेचे हैं, 50 लाख की पॉलिसी बेची है ट्रेन के सफर में। दोस्ती की है ट्रेन में बैठ करके और घर पर आकर के बिजनेस लिया मैंने, 50 लाख का बिजनेस लिया है। दोस्ती अनजान आदमी ट्रेन से। अब वो कैसे ट्रेन में मैं क्या करूं कि दोस्ती बढ़ेगी, तो कृष्णा ये तो लंबा विषय हो जाता है ना। बिल्कुल सर। लेकिन मैंने 16 क्लासों में इसको भी कवर किया है कि मैं बिल्कुल किस तरह से मैं शुरुआत करूं कि ट्रेन में हमारा दोस्त बन जाए। बिल्कुल, इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ एडवाइजर्स के कुछ और जो सवाल हमारे पास आए थे और आते ही रहते हैं, तो मैं उनको लेना चाहूंगा। उसमें कई बार लोग पूछते हैं सर कि कई बार जब वो जाते हैं पॉलिसी लेने के लिए, तो लोग जो है कई बार टाल मटोल करते हैं, कोई बहाना बनाते हैं। कई बार उनका रीजन जेन्युइन भी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का कहना होता है कि सर जो है ना बहुत मैंने कोशिश की लेकिन लोगों ने टाल दिया, मना कर दिया। उसको कैसे हैंडल किया जाए? कृष्णा पहले एक बात बताओ, ये बिलीव, ये ट्रस्ट अपने अंदर होना चाहिए। अपने अंदर 45 सालों में मुझको ऐसा शायद ही कोई मौका मिला हो कि मैं जाऊं और कोई कहे कि अरे पंजाब जी कहां थे, आइए ना जल्दी साइन करा के चेक लीजिए ना, कहां थे। कृष्णा ये नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ना उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है। और एक चीज बता दें, ना कभी सच्ची ना नहीं होती। बिल्कुल हमें अपने दिल में यह विश्वास रखना है कि ना कभी सच्ची ना नहीं होती, जिसको मैंने अपनी बुक में लिखा है कि नो इज नेवर ए रियल नो, इट इज ओनली टू नो हाउ मच यू नो टू कन्वर्ट माई नो टू यस। यहां नो दो तरह की है, NO और दूसरा है KNOW। बिल्कुल सर। नो इज नेवर ए रियल नो, ना कभी सच्ची ना नहीं है। इट इज ओनली टू नो, ये सिर्फ जानने के लिए है। हाउ मच आई नो, मेरे पास कितना ज्ञान है, टू कन्वर्ट माई नो टू यस। तो मैंने ये चीज समझ लिया है कि ग्राहक ना बोलेगा, वो सिर्फ मेरा इम्तहान लेता है कि क्या मेरा नॉलेज है मेरे पास इतना कि इसकी ना को हाँ में बदल दूं। तो मैंने हर ना को हाँ में बदलने के लिए मैंने तो बुक लिखी है कि हाउ टू कन्वर्ट नो टू यस। 300 पेज की किताब लिख डाली मैंने, 45 सालों का अनुभव जो मैंने डाले, हाउ टू कन्वर्ट नो टू यस। और मेरा दिल कहता है कि ना सुन करके वापस आना, बिना जवाब दिए हुए वापस आना, यह फेलियर है। मैं जवाब देता हूं तो दो सिचुएशन है। एक सिचुएशन है कि मुझको सफलता मिल जाती है, दैट इज माई सक्सेस। मैं जवाब देता हूं मुझको सफलता नहीं मिलती है, अगेन दैट इज माई सक्सेस इन माई ओपिनियन, क्योंकि मैं वहां से एक्सपीरियंस लेता हूं। तो फेलियर किसको कहते हैं? फेलियर कहते हैं कि मैं कोशिश ही नहीं करता। उसने कहा कि अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, और एजेंट कहता है कि अच्छा सर कब आऊं। ये कब आऊं फेलियर है। ओके, तो उसको क्या बोलना चाहिए उस कंडीशन जब क्लाइंट बोलता है सर? उस कंडीशन में उसके एक सवाल के 5-5 जवाब मैंने बताए हुए हैं। एज पर एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा। अगर वो कहता अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, तो मैं कहता हूं थैंक यू सर। देखो उसके थंब रूल हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के थंब रूल होते हैं, जिसमें पहला थंब रूल होता है कि उसकी बात को ध्यान से सुनना जी, और उसकी सहमति जताना, एक्नॉलेज करना, उसको सहमति जताना, एग्री कर जाना। कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, उसको थैंक यू बोलना। ये भी थंब रूल है कि आपने मुझको ना नहीं बोली है, आपने कहा कि बाद में लेंगे, तो ना तो आपने नहीं कही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, कोई बात नहीं है, आप जब कहें तब मैं आऊंगा, लेकिन आज आ गया हूं तो एक कप चाय तो पिलाइए। इसको कहते हैं ट्रांजिट टाइम लेना। और उसके बाद 5वां थंब रूल होता है अपनी बात को रखना, बहुत हम्बली। तब मैं एक पेन वहां पे छोड़ता हूं, 125 रुपए का पेन होता है, एक पेन वहां पे छोड़ देता हूं कि सर दिस इज फॉर यू, और एक 4 सवालों का एक छोटा सा कागज देता हूं, निकालता हूं, मेरे पास रखा रहता है। 4 सवाल होते हैं कि सर इसको भर के दे दीजिए, मैं अपनी फाइल में लगा लूंगा कि मैं फिर आपके पास कब आऊं। सिंपल सा सवाल। उसमें पहला सवाल होता है नेम, नाम को भर देता है। दूसरा सवाल होता है डेट ऑफ बर्थ, वो भी भर देता है। तीसरा होता है डेट ऑफ डेथ। अब डेट ऑफ डेथ पे जाके वो रुकता है, ये कौन बता सकता है? और चौथा सवाल होता है कि मैं कब आऊं, डेट। चौथी डेट भी मांगता हूं कि मैं कब आऊं।
तो कहता कि ये कौन भर सकता है, डेट ऑफ डेथ? तो मैं कहता हूं सर, जब डेट ऑफ डेथ नहीं भरी जा सकती तो चौथी डेट कैसे भरी जा सकती है कि मैं कब आऊं? तो कहता कि मौत तो कभी भी आ सकती है। तो मैं कहता हूं कि सर, वी इंश्योर दैट मोमेंट विच यू डोंट नो, एंड दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। हम उसी क्षण को तो सिक्योर करने आए हैं आपके परिवार के लिए जिसको आप नहीं जानते। इंश्योर तो हम आपको करते हैं, लेकिन सिक्योर आपके परिवार को करते हैं, परिवार को करते हैं। और उस क्षण को हम इंश्योर कर रहे हैं आपको, जिससे आपका परिवार सिक्योर हो जाए, और उस क्षण आपको नहीं पता है, इसलिए इंश्योरेंस को टाला नहीं जाता। ये भगवान की कृपा होती है। कोई घर ऐसा दुनिया में नहीं है जहां एजेंट ना जाता हो, शायद ही एजेंट ना गया हो या मौत ना गई हो। एजेंट और मौत दोनों घर में दोनों जाते जगह हो, जाते हैं जी। लेकिन वो किस्मत वाले घर होते हैं जहां भगवान पहले एजेंट को भेज देते हैं। तो सर, इंश्योरेंस को टालिए मत, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। ये हमारा एक जवाब है, लेकिन इस सवाल के मेरे पास 5 जवाब है, जो मैं अपने कोर्स में, ये तीर नहीं चलेगा वो चलेगा, वो तीर नहीं चलेगा ये चलेगा, एक एक सवाल के 4-4 जवाब मैंने तैयार किए। ये तो मैंने एक टेलर दिखाया आपको जी सर, आपने जहां तक मेरी जानकारी है, आपने शायद 20-30 हजार से भी ज्यादा शायद पॉलिसीज आपने बेची हैं। तो इन पॉलिसीज में जब आपने शुरुआत किया था उसके बाद में और अब तक सबसे बड़ी पॉलिसी, सबसे बड़ी सफलता आप किसको मानते हैं अपने इस पूरे करियर में? कृष्णा। देखो, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मैंने टीचर कम्युनिटी में बिजनेस किया है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के बीच में, क्योंकि मेरा घर, मेरा ऑफिस यूनिवर्सिटी के सामने है। तो यूनिवर्सिटी में फ्रीक्वेंट इंश्योरेंस बिका, लेकिन अगर आप बड़ी पॉलिसी खोजोगे सैलरीड पीपुल से तो वो मुश्किल होती है। लेकिन मैंने मिडिल क्लास में काम किया, आप कह सकते हो मिडिल क्लास में, तो मेरा वर्क वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहा। मैं पहले लोगों को इनकम टैक्स का हिसाब बनाने में मदद करता था, मैं उसके कोई चार्ज नहीं लेता था, और रात में 3-3 बजे तक मैं लगा रहता था, लोगों के हिसाब बनाता था। मैं भगवान को साक्षी रख कहता हूं, सारी रात जागता था, उनके पेपर को तैयार करके देता था कि यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दें, और मेरे हिसाब बनाए हुए को यूनिवर्सिटी चैलेंज नहीं करती थी। अच्छा, पंजाब सिंह जी ने बनाया, ओके, लोगों के लिए एक ये चीज वरदान हो गई थी। जो फॉर्म होते थे वो भी मैं अपने पास से देता था। उस समय मैं उनको प्लानिंग में बता देता था कि सर आप इतना टैक्स दे दो, नहीं तो इतने की पॉलिसी ले लो, टैक्स छुड़ा लो। तो जो सेविंग होती है ना, सेविंग भले कम हो, लेकिन सेविंग एटीट्यूड यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा था प्रोफेसर के बीच में। वो टैक्स नहीं पे करना चाहते थे। ठीक है, 10,000 प्रीमियम डाल दो, 6,000 प्रीमियम डाल दो। तो मेरी पॉलिसी जो नंबर बढ़ते चली गई ना कृष्णा, आज मेरे पास 18,000 पॉलिसियां तो अभी चल रही हैं। तुमने 18,000 बेचने की बात कही ना, मैंने 18,000 तो अभी चल रही है, और 45 सालों में मैच्योर कितनी की होगी? मैंने अपने जीवन काल में कम से कम 35,000 पॉलिसियां बेची हैं। ग्रेट सर। 35,000 बेची हैं, 18,000 तो रनिंग है। और पहली पॉलिसी का रिकॉर्ड भी मैं आज दिखा सकता हूं कि उसने चेक से पेमेंट किया था कि कैश किया था। मेरी रिकॉर्ड कीपिंग सबसे अच्छी है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरी रिकॉर्ड कीपिंग में, अगर आप एक टेलीफोन करोगे मेरे ऑफिस को वर्किंग आवर में कि ये मेरा पॉलिसी नंबर है, मैंने 35 साल पहले लिया था, तो आप बताइए कि मई के महीने में मैंने कैश दिया था कि चेक दिया था। मेरा ऑफिस कहेगा लाइन पर रही है, मुझको विश्वास है, ये नहीं कहेगा मैं बाद में फोन करूंगा, और रिकॉर्ड बता देगा। और मेरे एक संदेश देना चाहता हूं, अगर जीवन में रिकॉर्ड बनाना है तो रिकॉर्ड कीपिंग सीख लो। जी। रिकॉर्ड बिजनेस के लिए रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आप यूज करते हैं या फिर मैनुअल सिस्टम पे, एक्सेल पे? सॉफ्टवेयर भी है, मैनुअल भी है, दोनों चलते हैं। आज भी मेरे यहां मैनुअल भी चल रहा है, सॉफ्टवेयर भी चल रहे हैं। मेरे पास टीम है, जो टेक्नीशियन है, अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हमारे पास हैं जो लोग इसको मेंटेन करते हैं। और यू विल सरप्राइज कि मैनुअल मैं खुद से करता हूं, डील कर लेता हूं। अभी भी मैनुअल में अपने आप डील करता हूं। तो हमारे मैनुअल वाली टीम भी है, और इसमें वो दोनों तरह की टीम है। और हम उसके रिकॉर्ड को जिस तरह से हमने रखा है ना, 1 मिनट मुझको नहीं लगता उसकी पोजीशन बताने में। अगर कोई कहता है कि 10 साल पहले हमें ये पैसे मिले थे कि नहीं पॉलिसी के,
हमको याद नहीं है, देखिए ना बॉन्ड हमको मिल गया, बिना बॉन्ड की पेमेंट ले चुका होता है। तो मैं अगर वो हमारे थ्रू जमा हुई होती है, जो हम तो डोर कलेक्शन में विश्वास करते हैं, तो हम उसको बता देते हैं कि तुम्हारे इस बैंक में इस अकाउंट में इस तारीख को इतना रुपया गया है। ग्रेट। ये भी हमारे पास है। आज के डेट में बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर से जब काम करना शुरू करते हैं ना, जैसे आपने दोस्त से भी पॉलिसी निकाली, फिर आपने एक सेगमेंटेशन की तरफ काम किया, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को हाँ हाँ एक टारगेट मार्केटिंग आपने करी, हाँ जो कि हाँ, बहुत टारगेट जो बहुत मार्केट। बहुत यूनिक आइडिया लगा मुझे। और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैं भी अपने 365 डेज क्लास में ही बताता हूँ कि आप एक टारगेट मार्केटिंग करिए, यस उसमें आप यस एक्सपर्ट बन जाते हैं। यस। राइट। तो इसमें सर जैसे काम आना चालू हो जाता है, आपका काम जब स्टार्ट हो गया था, आपने लोगों को टैक्स बचाने शुरू किए, लोगों ने बोला यार चलो इसको पॉलिसी डाल दो, टैक्स बच गया हमारा। तो ऐसे ही जब एडवाइजर्स का काम होना चालू हो जाता है, तो आज के डेट में हम जो देख रहे हैं वो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बहुत जल्दी, जब तक उसका बेस भी नहीं बना है अच्छे से, वो बहुत जल्दी डाइवर्सिफाई करने की सोच रहा है। फटाफट म्यूचुअल फंड एजेंसी ले लिया, फटाफट हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल, बहुत सारी चीजों में। फिर वो हमें बताता है कि सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, मैं क्या क्या करूं। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि कब तक हमें अपने पाँव ज्यादा नहीं फैलाने चाहिए? ये कृष्णा बड़ा सवाल है आज की डेट में। कृष्णा कृष्णा देखो, मैं एकदम पहले तो दिल की बात बता दूं कि बहुत जो कुछ मैं आपसे बात करूंगा ना, वो हमारे व्यक्तिगत अनुभव होंगे। और जी एक चीज बिल्कुल बिल्कुल। बोलना भूल गया, तुमने एक बड़ी सेल के लिए कहा था, तो उस टीचर कम्युनिटी के बच्चे बड़े बड़े अफसर भी तो बन के निकलते हैं ना। बिल्कुल सर। तो मैंने एक बच्चे के बर्थडे पे विश करने गया था। उस दिन वो लड़का 18 साल का हुआ था। आज मुझको वो घटना याद आती है तो मैं खुशी से पागल हो जाता हूँ। वो 18 साल का हुआ था, तो मैंने विश किया कि आज आपका बेटा 18 साल का हो गया, अब इसकी फाइल अलग कर दो। वो एक डॉक्टर की फैमिली थी, उसमें लैब चलती थी बहुत अच्छी। ओके। तो मैं मेडिकल कॉलेज भी बगल में था, तो मेडिकल के प्रोफेसर हो या एजुकेशन लाइन में हो, तो मेरे लिए बराबर थे। तो दो ही सेगमेंट मुझको मिला था, एक डॉक्टर और एक टीचर। तो वो डॉक्टर का बेटा था, जब मैंने उसको बताया तो उसने कहा कि बोलो आज क्या मांगते हो। मैंने कहा इसको 2 करोड़ की पॉलिसी दे दो। तो उन्होंने कहा डन। ये कौन से साल की बात है सर? आई थिंक ये 90s का कोई ईयर था, 1990 के आसपास। उस टाइम पे आपने 2 करोड़ की हाँ पॉलिसी हाँ प्रपोज हाँ, की? 90 का दशक था, 91 92 94 जो भी हो। तो मैंने कहा कि 2 करोड़ की दे दो। उसने कहा डन। कृष्णा मेरे पांव कांपने और लगे। 94 तक आपने कितनी पॉलिसीज बेच ली होंगी? ये मेरे बरस। मेरे पांव नहीं, मेरी पॉलिसी एवरेज 600 700 800 पॉलिसी हर साल बिक रही थी। और आपने शुरुआत कौन से साल से किया था? आई थिंक शुरुआत 1981 से की थी, और 85 में 85 में मैं अपनी शाखा पे नंबर 1 में था। ग्रेट। और मैं 87 94 में मैं पैदा हुआ जब आप हाँ, और 2 करोड़ की 87 पॉलिसी। में 86 87 में मैं डिवीजन में नंबर 1 पे आ गया था। मतलब 83 से 3 सालों के अंदर आपने ब्रांच स्टॉप कर लिया हाँ था। यस, और और 5 साल के अंदर नेक्स्ट, मैंने डिवीजन टॉप कर लिया था। और उस डिवीजन में कितने एडवाइजर्स होंगे आपके टोटल उस टाइम अब पे? उस समय भी कम से कम 12,000 13,000 होंगे। ग्रेट। यानी कि कोई इनर पावर थी जो आपको ड्राइव कर रही थी। आपको भी हाँ, तो मैं हर्डल्स आते होंगे ना, आपको भी कई हर रोज तो पॉलिसी नहीं मिलती होंगी। हर हर दिन पॉलिसी मिलती थी। मैं अच्छा, आपको एक बता दूं, आपका ये भी है कि जिस दिन मैंने पॉलिसी नहीं कसम खा मिलती थी ली थी आप ना कि जिस खाना भी दिन नहीं खाते पॉलिसी थे? नहीं मिलेगी मैं भूखा सो जाऊंगा। तो पॉलिसी अच्छा। मुझको हर दिन लेनी होती थी, और ये आदत आज भी मेरी है। मैंने एक एक साल में 1200 पॉलिसी, 1000 पॉलिसी करने लगा था एक साल के अंदर, और अकेले पॉलिसी करता था। लेकिन मैं एक ही चीज, एक संदेश देना चाहता हूं कि मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन है, आज भी डिसिप्लिन है। मैंने वर्किंग आवर फिक्स किए हुए हैं कि इतने घंटे मैं रोज नए बिजनेस के लिए निकाल लूंगा, 8 घंटे से 9 घंटे सिर्फ नए बिजनेस के लिए। मेरी ग्रेट। चाहत, मेरी सोच नए बिजनेस के लिए। बाकी जॉब मैंने डेलीगेट कर दिया। जैसे जैसे स्टाफ को। इनकम बढ़ी, मैं स्टाफ बढ़ाता चला गया। अब मेरा टाइम सिर्फ न्यू बिजनेस या क्लासेस, दैट्स ऑल। ओके। न्यू बिजनेस या क्लासेस। जब तो मैं 85 में उस क्लाइंट के पास आप गए थे, तो हम्म, वो फिर बड़ी सेल कैसे हुई सर? वो हम तो छोड़ दिया था, सॉरी। 2 करोड़ की पॉलिसी जो उसमें उसने कहा कि मेरे पांव कांपने लगे। मैंने वहीं से अपने एबीएम को फोन किया। मतलब आपके मुंह से 2 करोड़ निकला या आपने सोच के हाँ, बोला था? नहीं, मेरे मुंह से निकला कि 2 करोड़ की पॉलिसी लो। कहा कि डन। कितने पैसे लगेंगे? तो मैंने कहा कि ₹1,00,000 महीना करीब लगेगा। तो उसने कहा कि डन, मैं 6 महीने के एक साथ दूंगा, 6 लाख तो चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा सर। उसने डन कहा, और मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने इसको अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर लिया।
2 करोड़ मांगने के बाद भी मेरे मन में एक बात आई कि कहीं मैंने 3 करोड़ मांगा होता तो शायद वो भी मिल जाते। बिल्कुल। ये दिल मांगे मोर की जो बात है ना, ये सचमुच में। और मैंने एबीएम सर को फोन किया कि सर मेरे पांव कांप रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। 2 करोड़ ओके। की सेल आज मैंने की है। हालांकि वो उनके इनकम टैक्स के हिसाब से वो 2 करोड़ की पॉलिसी घर में मुझको बांटनी पड़ी, लेकिन मिली 2 करोड़। अच्छा, मिला टोटल 2 करोड़ हाँ का। हाँ, टोटल 2 करोड़ मिला, लेकिन कुछ मेंबर से मैंने 3 मेंबर में बांट दिया उसको। ओके, ग्रेट। सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानते हो सर अपने लाइफ में एज अ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, आप जो जो सबसे आपको बड़ी, हमेशा प्राउड फील कराती है? नहीं कभी आप मुझको, अकेले में बैठते होंगे ना तो आपको लगता होगा यार मजा आ गया, मतलब ये चीज से मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में मुझको जो मुझको मैंने जॉब किया। मुझको जॉब सेटिस्फेक्शन है। जॉब सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जिंदगी में अच्छे काम किए। जब मैंने किसी विधवा के हाथ में, अब तो चेक नहीं देने का मौका मिलता ना, जब मैं किसी विधवा के हाथ में चेक देता था और उसकी आंखों में देखता था, तो शायद उसके मुंह से, जब एक विधवा के मुंह से मैंने सुना था अपने जीवन में, जो जिस पर फिल्म भी बनाई गई, सीएनबीसी आवाज चैनल में मैंने ये बोला भी जी था कि जी जी, मैंने देखा था। जब उस वीडियो ने जब ये कहा था कि भैया आज आपने मुझको ये चेक ना दिया होता तो मैं दोनों बच्चियों को साथ लेके गंगा में छलांग लगा देती। आपके चेक ने 3 जीवन बचाए हैं, अब मैं बच्चियों को पाल लूंगी। तो मुझको उस दिन लगा था कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ काम करता हूं, कि मैंने 3 जिंदगियां बचाई हैं, इंश्योरेंस इसके हस्बैंड का करके 3 जिंदगियां मैंने बचाई हैं। तो जब तक ये अनुभव नहीं ना होते पुराने, और जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, और जब जैसे जैसे ये जॉब सेटिस्फैक्शन उस दिन बढ़ते जाता है जब हम किसी जरूरतमंद को पैसे देते हैं या उसके लाइफ में नीड में पैसे देते हैं, उसके मुंह से निकलता है। आज हमारे एक क्लाइंट थे, उनकी 4 बेटियां थी, और वो हमेशा कहते थे कि मेरी चारों बेटियों की शादी पंजाब सिंह के पैसे से हुई। तो उसमें बड़ा गर्व महसूस करता था कि जब बच्चे की शादी करते थे तो एलआईसी से पैसा निकाल के ले आते थे। तो उस समय में जो 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 अपने को अनुभव होता है ना, जो गर्व की अनुभूति होती है उस समय होती है जब किसी के मुंह से ये निकलता है कि आपकी वजह से मैंने ये पा लिया। तो इस प्रोफेशन में बहुत मौके आते हैं, सुख के समय में भी आते हैं और दुख के समय में भी आते हैं। तो दोनों समय में इंटरनली गर्व महसूस होता है कि आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मैं, मेरे व्यवसाय में कहीं बेईमानी के पैसे तो है ही नहीं, मैं ईमानदारी से दिए हुए पैसे खाता हूं, मैं एक अच्छा टैक्स पेयर हूं, ईमानदारी से मैंने जीवन को जिया है, कोई इल गॉटन मनी मेरे पास नहीं आई है। दैट इज सेटिस्फैक्शन ऑफ माई लाइफ। कि हर व्यवसाय में इल गॉटन मनी हो सकती है, लेकिन हमारे एजेंसी प्रोफेशन में इल गॉटन मनी कहीं से नहीं है। तो आपने ग्रेट। कहा ना कि जॉब का सेटिस्फैक्शन और गर्व कब महसूस होता है, इन सब बातों को सोच के महसूस होता है। बहुत सारे एडवाइजर सर आज के डेट में बहुत सारे ऐसी किस्से कहानियां सुन के जल्दी मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उतनी जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो कभी आप भी डिमोटिवेट हुए हैं, जो आप मतलब आपको लगता है यार ये बहुत बेकार पल था मेरी लाइफ का, और उससे, या फिर आपका कोई कोई ऐसी असफलता जहां पर आपको सच में सेटबैक लगा हो बहुत, और आपने उससे सच में सीख करके बाउंस बैक किया हो, जो कि एडवाइजर्स के काम आ सकता है? नहीं बिल्कुल, ये देखो, ये दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रोफेशन। कि जब सारा सारा दिन घूमने के बाद में एक भी पॉलिसी नहीं होती थी ना, तो उस दिन मुझको जो निराशा का अनुभव होता था कि मैं किस प्रोफेशन में आ गया। अनुभव बहुत जगह होता है कृष्णा, इस प्रोफेशन में धैर्य की बड़ी जरूरत है, पेशेंस की बहुत जरूरत है। बालकोनी में आदमी दिख जाता था खड़ा है, और जब घंटी बजाई तो वाइफ ने कहा कि सवेर से निकले हुए हैं। बाप रे। तो उस समय क्या बीतता था वो तो बताया नहीं जा सकता ना। लेकिन जो इन्हीं क्षणों पे काबू पाता है ना, कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, ये प्रोफेशन का पार्ट है, और ये धैर्य की शक्ति को बढ़ाता है, टॉलरेंस पावर को बढ़ाता है। अगर मैं उससे कह दूं कि मैंने बालकोनी में देख लिया है, तो वो घर हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो जाएगा। उस घर के दरवाजे कभी नहीं खुल सकते। हमें स्वीकार करना है कि वो घर में नहीं है, हमें उनकी बात को काउंटर नहीं करना है। तो ये जो प्रोफेशन है ना, ये टॉलरेंस पावर का है, कि आप में धैर्य कितना है, सहनशीलता कितनी है। और जिसके अंदर जितनी ज्यादा सहनशीलता और एक दूसरा गुण विनम्रता,
ये दो गुण एक साथ, सहनशीलता और विनम्रता। कोई बात नहीं है सर, मैं बाद में आ जाऊंगा। कोई बात नहीं है सर, मैं बाद में आ जाऊंगा। झुक के बात करना। सबसे बड़ी चीज मैंने ये सीखी अपनी मां से। मेरी मां हमेशा कहती थी कि बेटा, देने वाला बड़ा नहीं होता, जो किसी को कुछ देता है ना, या खिलाता है या देता है, वो बड़ा नहीं है। जो उसकी दी हुई चीज को एक्सेप्ट कर रहा है ना, वही उसको बड़ा बना रहा है। तो बड़ा वो है जो मेरी दी हुई चीज को स्वीकार करता है। देने वाला बड़ा नहीं है। तो बेटा, जब भी कभी किसी को कुछ देने का मौका मिले ना, तो सिर झुका के देना सीखो। यह विनम्रता का एक प्रकाष्ठा जिसको कह सकते हो, क्लाइमैक्स बोल सकते हो इंग्लिश में। जी, सिर झुका के देना सीखो। ये बिल्कुल शब्द सर। जो हमने अपनी मां से कुछ कुछ गुण जो मैंने लिए, आज मैं कह सकता हूं कि यह मां का ही आशीर्वाद है, और उन्हीं के गुणों के कारण मैं यहां तक पहुंचा, कि जिसने हमेशा झुकना सिखाया। झुकोगे फल लगेंगे, या फल लगेंगे तो पत्थर चलेंगे। सही बात है। नेचुरल है। बिल्कुल। आपके हिसाब से आज के डेट में जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स काम कर रहे हैं, आपने जिस टाइम पे काम शुरू किया था, आपके पास एक्सटर्नल मोटिवेशन लेने के भी बहुत सीमित संसाधन होते होंगे। उस टाइम पे ट्रेनिंग भी ज़्यादा नहीं होती थी। आज तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं एडवाइजर के पास। तो आज के डेट में इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी जो एडवाइजर्स कंप्लेन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं एडवाइजर आज के डेट में जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी जो गलती हो रही है ना मेरी समझ में, कि उनको ट्रेनिंग पे विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो ये समझ नहीं रहे हैं। देखो, मैंने अपनी गलतियां करके सीखा। एक्सपीरियंस क्या होते हैं? एक्सपीरियंस होते हैं कि ठोकरे खा करके सीखना। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। ठोकरे बिल्कुल। खा के सीखना, गलतियां करके सीखना। तो अपनी गलतियों से सीखने वाला भी महान होता है। लेकिन जब कोई अपनी गलतियां दूसरे को बता के ये कहता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसको तो बना बनाया मिल रहा है खाना, उसको तो खा लेना चाहिए। तो बिल्कुल। अपनी अपनी गलतियां जिसने की उसने नुकसान उठाया, और उन गलतियों का अनुभव अगर कर रहा है कि आप ऐसी गलती मत करना, तो मेरे समझ में नई पीढ़ी को यह कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ग्रेट। के एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहिए। और खास करके वो ट्रेनर जो ट्रेनिंग वो देते हैं, अपने एक्सपीरियंस को बांटते हैं ना, तो उनके एक्सपीरियंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ट्रेनिंग सारी अच्छी है, कोई ट्रेनिंग बुरी नहीं है, कोई ट्रेनर बुरा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो देगा ही। बिल्कुल सर। एक और सवाल है। मैंने कहीं आपकी वीडियो देखी थी। पहले मैं आपकी वीडियोस देखता था, कभी सपना था कि यार पंजाब सर से मिलेंगे। आज खुशनसीबी है कि आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। जी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर ये न जाना, निज प्रताप द्रवही नवनीता, अपर दुख द्रवही संत पुनीता। संतों का जो दिल होता है ना, वो मक्खन के समान नर्म होता है। ये बात कवियों ने कही है। कवियों ने लिखा कि संतों का दिल मक्खन के समान नर्म होता है। लेकिन वो कभी भूल गए, ये उनको भी नहीं समझ में आया कि मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघल जाता है। उन्होंने मक्खन से तुलना की कि संत मक्खन के समान होते हैं। लेकिन कभी वो भूल गया, लिखना भूल गया कि मक्खन तो अपनी गर्मी से पिघलता है, लेकिन संत दूसरों के दुख से पिघलते हैं, अपने दुखों को बर्दाश्त करते हैं। तो इससे इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जो सीख मिलती है वो प्लीज आप बताइए। हालांकि एकदम मैं समझ गया, बट मैं आपके मुंह से सुनना नम्र। चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि दूसरों को देख करके दूसरों के दुख में शामिल होना, और दूसरों को सुख को देख करके सुख का अनुभव करना। मैं दूसरे के लिए बना हूं, मेरा जीवन दूसरे के लिए है। माई लाइफ इज फॉर अदर्स। संत का मतलब संत वही है जिसने दूसरों के लिए सोचा, और एक LIC अभिकर्ता संत के रूप में ही है जो हमेशा दूसरों के लिए सोच रहा है। बिल्कुल सर। उसके सुख दुख दोनों समय में सोच रहा है। इसलिए हमारा बिजनेस किसी संतों की दी हुई शिक्षा से कम नहीं है। ग्रेट। ये हमारी हमारी सोच है, और ये जॉब सेटिस्फैक्शन है। आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर सर कहते हैं कि सर
एक तो काम नहीं चल रहा, दूसरा किसी से रेफरेंस मांगो तो मिलता नहीं है। आप इतने सारे रेफरेंसेस कैसे लोगों से लेके आ जाते हैं? आप एक बात बताओ, एक दो शब्दों में बता दीजिए सर। एक बात बताओ, एक बात बताओ। मैंने जो कहा कि पर्सनल सर्विस और प्रोफेशनल सर्विस, तो आपको क्या इतना आसान लगता है कि अगर हम पर्सनल सर्विस भी ना दें और उसके बाद उससे रेफरेंस भी मांग लें? क्यों देगा? सही बात है। क्यों देगा वो? पहले आप इससे पूछो, अपने आप से पूछो, क्यों क्यों? देगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? जब तक कि हम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बन जाएं। देखो, ऑर्डिनरी भी एक वर्ड है और एक्स्ट्रा भी एक वर्ड है, ये दोनों अलग है। जी। एक्स्ट्रा का मतलब होता है फालतू, ऑर्डिनरी का मतलब है साधारण। दोनों वर्ड नेगेटिव है। एक्स्ट्रा भी नेगेटिव है, ये तो एक्स्ट्रा आदमी है, ये तो एक्स्ट्रा कलाकार है। और ऑर्डिनरी है, वो तो नेगेटिव है ही। लेकिन बिल्कुल ये दोनों नेगेटिव वर्ड को एक जगह जब मिला दिया जाता है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, तो हाई पॉजिटिव वर्ड निकल आता है। तो हमें अपने जीवन में ना ऑर्डिनरी रहना है ना एक्स्ट्रा रहना है, हमें दोनों को मिला के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना है। है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सारे काम करने होते हैं। काम वही होता है। शिव खेरा साहब ने जो लिखा और कहा कि विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स इन ए डिफरेंट वे। जो विनर होते हैं दुनिया में, काम वही करते हैं लेकिन काम का तरीका बदल जाता है। तरीका बदल जाता है। काम करने का तरीका, तो काम करने का तरीका ही सफलता की तरफ ले जाता है। काम करने का तरीका ही प्रोस्पेक्टिंग की तरफ ले जाता है। काम करने का तरीका लोगों से रिश्ते बनाता है। अगर ये काम करने का तरीका, मैंने क्या कहा, कार्ड आया आपके पास, दोनों ऑप्शन, शाम में चले जाओ या एक दिन पहले चले जाओ। एक एग्जाम्पल तो मैंने ब्यूटीफुल आपको दे दिया। रिश्ते बिल्कुल बनाने का इससे अच्छा रेफरेंस लेने का और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बिल्कुल। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स को फेस करने पड़ते हैं। मैं जानता हूं कि ये आपके लिए बड़े नॉर्मल से सवाल लग रहे होंगे और बार बार आपके चेहरे पे मुस्कान भी आ रही है। बट ऐसे ही सवाल आज की डेट में जो ऑर्डिनरी इंश्योरेंस एडवाइजर है ना, वो बार बार पूछता है कि सर ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें। तो आपकी क्या रणनीति होती है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने से? फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट कोई अननोन क्लाइंट है, वो हमारा ज्यादा परिचित नहीं है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? कितना टाइम के बाद आप उसको क्लोज नहीं कर नहीं पाते हैं? नहीं, वो देखो, वो तो डिपेंड करता है कि उसका नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है। हर मतलब एक आदमी को, लेमन टर्म्स में कैसे आप नहीं नहीं नहीं, हैंडल करते मतलब हैं? हर आदमी को ऑब्जेक्शन एक जैसा तो नहीं होगा। अलग अलग होता है। कोई बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कोई बोलेगा हम पापा से पूछेंगे, कोई बोलेगा मेरा धर्म अलाउ नहीं करता, कोई कहेगा कि हम बाद में लेंगे, कोई कहेगा हम म्यूचुअल फंड में जाएंगे, कोई कहेगा हम टर्म इंश्योरेंस लेंगे। तो ये ऑब्जेक्शन तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट है ना, और हमें हर ऑब्जेक्शन का जवाब देना है। लेकिन एक कॉमन एक तरीका होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का, कि सबसे पहले हमारी सोच होती है कि ऑब्जेक्शन पे विश्वास मत करना। अगर ऑब्जेक्शन पे विश्वास कर लिया कि इसका ऑब्जेक्शन सच्चा है, तो उस ऑब्जेक्शन से फाइट करने की ताकत कम हो जाएगी। और अगर हमारे दिल में है कि ये तो झूठ बोल रहा होगा, बिल्कुल तो उसका जवाब देने की ताकत बढ़ जाएगी। ऑब्जेक्शन सुन के मन को यह कहना कि ये तो मैं जानता था कि ये करेगा ऑब्जेक्शन, ये तो सही बात इसका, है। ये तो बोलेगा ही, इसकी ना कोई सच्ची ना थोड़ी है। और उसके बाद फाइट करना, तर्क रखना, प्रूफ रखना, एग्जाम्पल देना, सिर्फ बातों से नहीं, उसको एग्जाम्पल से संतुष्ट करना। यह सबसे बड़ी चीज है कि किसी का ऑब्जेक्शन जब आप न्यूमेरिकली, हिसाब से, कायदे से। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कहता है कि अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे, और मैं अपने कोर्स में उसको ये प्रूव करता हूं, अपने कोर्स में, कि अगर तुम कहते हो कि हम 6 महीने के बाद लेंगे, तो तुमको 1 साल के प्रीमियम का नुकसान होगा। जो तुम्हारा 1 साल का प्रीमियम है ना, वो तुम्हारा पानी में जाएगा। अगर तुम 6 महीना विलंब करते हो तो, और अगर तुम 3 महीने विलंब करते हो, तो तुम्हारा एक हाफ ईयरली प्रीमियम का लॉस होगा। अगर तुम 1.5 महीना विलंब करते हो, तो एक क्वार्टरली प्रीमियम का लॉस होगा। अगर मैं मैथमेटिकली उसको हिसाब बताता हूं कि ये देखो हिसाब है तुम्हारा, वो तो सिर्फ, कन्विंस हो जाता हाँ, लगता है। लगता है बिल्कुल, अगर आपने उसको बस पूरा बता दिया। एकदम हिसाब बता दिया, कैलकुलेट करके बता दिया कि ये देखो यहां ये लॉस है, तब उसके बाद उसकी आंखें खुलती है, कहता नहीं भैया कर दो।
मैं पैसे का लॉस उसको बताता हूं। ये लॉस तो अगर आपको कुछ हो गया तो उस पर वो बिलीव नहीं करता। वो कहता है एजेंट तो यही हथियार लेकर चलता है कि आप मर गए तो, आपकी दुर्घटना हो गई तो, इसलिए अभी करा लो, कल दुर्घटना हो गई तो। और मैं बताता हूं कि ये तो एक अलग चीज है, भूल जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन पैसे का नुकसान तो मत करो। बिल्कुल। और जब मैं उसको ये प्रूव कर देता हूं, बातों से नहीं, मैथमेटिक्स से प्रूव करता हूं, तब उसके बाद में उसकी आंखें खुल जाती है, कहता है कि ठीक है, ओके। तो हर सवाल का जो जवाब देने का तरीका होता है ना, वो मैंने अपने कोर्स, मैंने कहा ना कि मैंने अपने कोर्स में एक एक सवाल को चार चार ढंग से मैंने हल किया है। ये नहीं लगेगा, वो लगेगा, वो नहीं। लेकिन अब तो बात है ना कृष्णा, अगर लोग विश्वास करके हमारे साथ जुड़े तो, अगर बिल्कुल। बिल्कुल। विश्वास हो कि हमारा जीवन बदलेगा, ये 16 क्लासेस चलेंगी, हमारा जीवन बदलेगा, अगर ये जुड़ेंगे तो बिल्कुल सर। तब आपने तो तब तो ये प्रूफ होगा ना कि जो मैं कह रहा हूं वो कहां तक 100 सत्य है। 100% सर, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि खुद गलतियां करने से बेहतर है कि किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया जाए और पूछ लिया जाए, सर रास्ता बता दो। तो हाँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो जहां तक मेरी नॉलेज है, आपने 30-40 बार एमडीआरटी किया है, सीयूटी कई बार किया, टीयूटी किया। 40 बार एमडीआरटी में 21 टाइम सीओटी है। ग्रेट सर। तो इस इंटरव्यू में कोई ऐसे 2-3 तरीके बता दो कि 2-4 एमडीआरटी आपके इस इंटरव्यू को देख के निकल जाएं इस दिसंबर से पहले। अरे क्या कृष्णा, क्या बताना चाहोगे? देखो दिसंबर के पहले, अब डिपेंड करता है, सबसे पहले उनको आज ही रात में बैठ के ये कैलकुलेशन करना होगा कि मैंने जनवरी से लेकर अभी तक क्या किया है बिल्कुल। और कितना बचा हुआ है। ठीक है, अब जो बचा हुआ है तो कितने दिन बचे हुए हैं, तो बची हुई इनकम डिवाइडेड बाय डे, बची हुई इनकम को दिनों से भाग दो, तब पता चलेगा कि रोज मुझको क्या चाहिए। अब डेली कैलकुलेशन पे आ जाओ। इसको हम कहते हैं सेटिंग द गोल एंड इवेल्युएटिंग द गोल। तो आपका गोल सेट हो गया कि जैसे मान लीजिए कि हमको 6,000 रुपए, अब हम जो करेंगे तो हमको 6,000 रुपए रोज की कमीशन चाहिए, जो किया हुआ है उसके अलावा 6,000 रुपए डेली चाहिए। तो अगर आपके कैलकुलेशन में आ गया कि हमको 6,000 रुपए रोज कमाने हैं, तो बट नेचुरल है कि आप ऐसी पॉलिसी का सिलेक्शन करो, किसी के पास भी जाओ कि 2,000 रुपए महीने की पॉलिसी हो और साल के 24,000 रुपए दे दे, साल के 20,000 भी दे दे, तो आपके 6,000 तो आ गए। तो आप उस ढंग की पॉलिसी लेकर निकलो। अगर आपका कैलकुलेशन कहता है कि हमको 10,000 रुपए डेली होने चाहिए, अगर चूंकि मैंने, मान लो कि मैंने 3 लाख रुपए कमीशन कमाई है, सपोज जी दैट, जी। तो बाकी मुझको 9 लाख चाहिए। हम्म। अगर 10,000 रुपए डेली हमारी इनकम आएगी तो 3 लाख रुपए महीने के होंगे, तो 3 महीने में 9 लाख होंगे, तब मेरा एमडीआरटी होगा। तो मुझको उन पॉलिसियों का सिलेक्शन करना चाहिए, जो पॉलिसी मुझको उतना प्रीमियम का कैलकुलेशन करना चाहिए कि जो मुझको 10,000 रुपया डेली का प्रॉफिट दे दे। और तब क्लाइंटल बेस वो चुनना चाहिए, जो मैं अपने कोर्स में बताता हूं कि ए बी सी 3 तरह के क्लाइंट अपने पास रखो। डायरी में जो नाम लिखो तो उसके सामने कैटेगरी लिख दो कि ए है कि बी है कि सी है। जो लाख रुपए प्रीमियम देने वाला है वो ए कैटेगरी के ऊपर है। तो अगर दिन दिन कम है और टारगेट बड़ा है, तो कैटेगरी ए के पास अप्रोच करो, अपने समय को सी में बर्बाद मत करो। ए के लोगों के पास जाओ जिनकी पेइंग कैपेसिटी, अपना टाइम उसी में दो। और फिर मैं कुछ प्लान ऐसे मिक्स, जो मेरे पास एक कंफर्म डॉक्टर पॉलिसी है, कंफर्म डॉक्टर की पॉलिसी की जब मैं चर्चा करता हूं अपने कोर्स में, तो उसमें प्रीमियम आ जाता है 3,05,000, 3,05,000 रुपए प्रीमियम आ जाता है, और पॉलिसी बेचनी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान है। अगर उसको 3 लाख रुपए एक जगह से, एक पॉलिसी से 3 लाख रुपए प्रीमियम की पॉलिसी बेच लेता है, तो कृष्णा उसका तुम देख लो, अगर उसको 80-90 हजार रुपए तो एक जगह से आ गए, और 15 केस करके वो खत्म कर देगा एमडीआरटी को। मैं वो भी पॉलिसी बता रहा हूं अपने कोर्स में कि 15 सिर्फ 15 पॉलिसी बेच के तुम कर लो। कंफर्म इंजीनियर पॉलिसी, तुम 30 पॉलिसी बेचो, तुम्हारा काम खत्म। इस तरह से मैंने डिजाइन किया है कंफर्म इंजीनियर पॉलिसी, कंफर्म डॉक्टर पॉलिसी। मैं इस तरह से मतलब बताता हूं कि अगर तुम्हारी अप्रोच अच्छी हो गई, अगर तुम्हें क्लाइंट मिल गए, तो तुम्हारा एमडीआरटी 3 महीने में भी हो सकता है। लेकिन पहले कैलकुलेशन करो, पहले कैलकुलेशन करके निकालो कि हमको डेली कितना चाहिए। बिल्कुल। अब मामला डेली का है। और डेली का है।
बिल्कुल। यस। सर जैसे 40 साल प्लस आपको काम करते हुए हो चुके हैं और एक्टिवली आपने काम किया हुआ है, तो इतने सालों में काम करने के तरीकों में और आज के तरीकों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? आप इससे कैसे खुद को मैनेज कर पाते हैं टेक्नोलॉजी में? अ, या हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं, या हम फॉलो अप सिस्टम को कैसे आप मैनेज करते हैं? इतने सारे लोगों को कैसे फॉलो अप आप मैनेज कैसे करते हो, या क्या चेंजेस आपने खुद कृष्णा, किए हुए बहुत हैं? सिंपल वे है। मेरे समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, मेरे समय में ट्रेनिंग नहीं थी, मेरे समय में सड़कें नहीं थी, वो गड्ढे थे। आज बिल्कुल। आज स्मूथ सड़कें हैं, स्मूथ, एक से एक सॉफ्टवेयर हैं। मेरे समय में मैनुअल कैलकुलेशन किया जाता था। रेडी उसके बाद रेकनर में लेकर के। उसके बाद में रेडी रेकनर आ गए। जी। पहले मैनुअल कैलकुलेशन था, पर थाउजेंड इतना है, इतना रिबेट करोगे, इतना करोगे, समय शोट का रिबेट तक कितना लगेगा। उसके बाद में रेडी रेकनर निकलने लगे कि किताब पढ़ के बता दो कि कितने पैसे लगेंगे। और आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हाथ में एक मोबाइल है जो कि बता देता है सब कुछ। बिल्कुल। तो कृष्णा, सक्सेस उसी को मिलती है जो समय के साथ चेंज करता है। जो एजेंट अपने को समय के साथ नहीं बदलेगा। देखो, मैंने लिखा है, चेंज योर सेल्फ एज पर चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। समय एग्जैक्टली। के हिसाब से अपने को बदलो, नहीं तो समय तुमको बदल देगा। बिल्कुल। बहुत सारे एडवाइजर्स डेली रूटीन को लेके कंफ्यूज है सर। आपका डेली रूटीन क्या है पंजाब सिंह का? मेरा 40-45 सालों के डेली बाद भी। रूटीन, मेरा डेली रूटीन जो है, मेरी डिसिप्लिन लाइफ है। मैं ये विश्वास दिला के कह सकता हूं कि आप घड़ी देखोगे तो आपको अंदाज हो गया मैं इसमें क्या कर रहा हूं। इतना फिक्स हमारा वाह। इतना फिक्स हमारा उठने का टाइम। जब मैं उठता हूं तो मैंने कभी अलार्म नहीं लगाया, कृष्णा। और सच्चाई है कि मैं, भगवान जानते हैं कि मैंने कभी आज तक मोबाइल में अलार्म लगाना सीखा नहीं है। लेकिन 5:20 में मेरी नींद खुलती है। एडवाइजर सर अलार्म को कहीं फोन को नहीं, दबा देते कि थोड़ी देर ना, तो स्नूज कर दे ना, बस, है ना? ना, ना। तो मेरी वाइफ कहती है कि तुमको भूत उठाता है, तुम अलार्म नहीं लगाते, उठ जाते, तुमको भूत उठाता है। भूत नहीं होता कृष्णा, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है कि बिल्कुल। रात में सोने के समय मैं इसको आदेश देता हूं कितने बजे मुझको उठना है, ये उठा और क्या देगा। करना है और कल क्या करना है, ये भी ये, आप पहले रेडी करके चलते हैं। रात में प्लानिंग हमारी हो जाती है। और मेरा उठने का टाइम, मेरा पूजा का टाइम, मेरे हर समय फिक्स है। मैं 9:20 और 9:25 के अंदर में मैं नाश्ते के टेबल पे बैठा हुआ मिलूंगा। अब 9:45 मैं वहां से नाश्ता करके नीचे उतर जाऊंगा। 10:10 होंगे, घड़ी देखना, 10:10 पे मैंने अपने ऑफिस में पांव रख देना है। मेरा टाइम फिक्स है। न्यू बिजनेस के लिए मेरी दौड़ स्टार्ट हो जाती है। सवेरे में मुझको 1 घंटा भी मौका मिलता है ना, तो मैं न्यू बिजनेस के लिए टेलीफोन करता हूं। मैं समय को वेस्ट नहीं करता, एक एक मिनट की कीमत वसूल करता हूं। और वहीं से मेरी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट होती है। अगर देखो, यहां लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं मोबाइल, ये बर्थडे है, ये फलाना है, ये मोबाइल को यूज करते हैं। मैं नहीं करता। आप सीधा पहुंच जाते हो। मैं किसी को बर्थडे पर मोबाइल पे विश नहीं करता, जी। मैं टेलीफोन से विश करता हूं ओके। कि भगवान करे आपकी बड़ी लंबी आयु हो। बेटे का जन्मदिन है तो उसकी शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं से मेरी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। आइए ना शाम में घर पे। अगर 7 जगह टेलीफोन करता हूं तो 2 जगह से फोन आ जाता, आइए ना शाम में घर पर, आइए ना। अरे, आपको ग्रीन कार्ड मिल गया घर के अंदर घुसने का, सिर्फ आपके बिल्कुल। टेलीफोन से। आपके टेलीफोन से। ये मोबाइल पे उंगलियां चलाने से नहीं मिलता। बिल्कुल। ये दिलों को छूने से मिलता है। ये दिलों पर उंगलियां चलाने वाले जीत जाते हैं, मोबाइल पे उंगलियां चलाने वाले नहीं जीतते। और दिलों पे उंगली चलती है जब मेरी आवाज उसके कान में जाती है। बिल्कुल सर। अपना काम करने का तरीका है। ग्रेट। बहुत सारे एडवाइजर्स को ये बताया गया है कि ये फ्री का काम है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इसी गलतफहमी से तो वो फेलियर हो इसी गलतफहमी में तो वो फेलियर हो रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। यही गलतफहमी तो उनको फेलियर कर रही है कि उनको लगता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। कुल मिला के ये मैसेज गलत दिया गया एडवाइजर्स हाँ, को कि हाँ, यहाँ हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट हाँ। नहीं है। नहीं, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आप कस्टमर के घर में जाते हो, मैं बताता हूं अपने कोर्स में कि अगर कस्टमर के घर में जाते हो, आपके हाथ में एक मिठाई का डब्बा होता है ना, तो उसको कभी खर्च मान के मत जाना, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है।
और बिल्कुल वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट और खर्च का अंतर समझाता हूं। अगर एक्सपेंसेस आप कहते हो एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस में एक चीज है कि एक्सपेंसेस नेवर कम्स बैक, खर्चे वापस नहीं आते। और जब आप कस्टमर के घर में मिठाई का डब्बा लेके जाते हो और कहते हो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कम्स बैक। इन्वेस्टमेंट वापस आते हैं, खर्चे वापस नहीं आते। तो कस्टमर के साथ जब भी कभी उसके घर पे जाओ, कुछ लेके जाओ, लेकिन खर्चे मत मानो, उसको इन्वेस्टमेंट मान के जाओ। तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत चप्पे चप्पे पड़ रही है, हर कदम पे जरूरत है। इन्वेस्टमेंट नहीं कैसे करेगा? इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट है, आप उसको आपके कैसे मानते हो? बिल्कुल जो पैसे वापस आ जाए, ज्यादा रूप में वापस आए, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि सूद के साथ वापस आते हैं। तुम्हारी ट्रेनिंग इंटरेस्ट के साथ तुमको वापस करने वाली है। बिल्कुल। बहुत सारे एडवाइजर्स ये कहते हैं सर कि सर बहुत सीख लिया, उनकी वीडियो देख ली, इनकी वीडियो देख ली, और फिर भी काम नहीं बढ़ रहा। अब तो आप वीडियो आप वीडियो उनको क्या देखने से, बोलना चाहेंगे? कृष्णा, यही बोलना चाहूंगा कि वीडियो देखने से काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। बिल्कुल। तो आप ऐसा कोई फ्रेमवर्क उनको बना के देते हैं अपने कोर्स में, जहां पर उनको जैसे 16 क्लासेस की आपने बात हाँ, की। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कई तरह के फॉर्म देते हैं, कई तरह का लेटर यूज करना सिखाते हैं। उसके बाद अगर वो लोकल पटने में आ सकते हैं तो अपना ऑफिस सिखाते हैं, ऑफिस के रिकॉर्ड कीपिंग सिखाते हैं। हर तरह से उनकी मदद को, अपना व्यक्तिगत नंबर उनको देते हैं कि अगर कभी तुमको जरूरत पड़े पर्सनल एडवाइस लेने की हमसे, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। और ये कोर्स ये जो 4 महीने तक की दोस्ती नहीं करते, हमारा दिल कहता है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक उसके दोस्त हैं। हम पर भरोसा तो ग्रेट करे, ग्रेट भरोसा ग्रेट। तो करे। ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है सर। जब फर्स्ट टाइम मैं आपके कोर्स में बैठा था और उसके बाद मुझे 2-3 बार जरूरत पड़ी थी, तो आपने पर्सनली फोन पिक करके मुझे हाँ, बकायदा फोन बिल्कुल। करके हेल्प किया था। और ऐसे ही 2-4 और एडवाइजर्स जो मेरे वीडियोस देखते थे, उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई तो मैंने आपके पास रेफर किया था। और उन्होंने मुझे कॉल करके बकायदा बताया कि सर हमें तो पंजाब सर का ये नंबर ही मिल गया, वही बड़ी बात थी। नहीं, लग नहीं रहा था फोन आंसर करेंगे। अरे उन्होंने तो बात भी करी हमसे। तो नहीं, मैंने कहा नहीं, ये वो सबसे ही करते हैं। मुझको अहंकार नहीं है, किसी तरह का अहंकार नहीं है। मैं बहुत छोटा हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं। अब हमारा संदेश आप लोगों को दे दो। फाइनल संदेश बस यही है कि 2 लाइनों पे काम करना, एक हाईटेक, हाई टेक्नोलॉजी, हाई टच, दिल को छू जाना। हाईटेक और हाई टच, टेक्नोलॉजी सीखो, ट्रेनिंग लो, अपने पे खर्च करना सीखो, ये हाई टेक्नोलॉजी में आएगा। और हाई टच जब आएगा, किसी के दिल को छू लो, किसी के घर जाओ, खाली मत जाओ, पर्सनल रिलेशन बनाओ, रिश्ते बनाने का प्रयास करो। तो दोनों चीज जब तुम्हारे पास रहेगी, इधर से टेक्नोलॉजी रहेगी, उधर से टच रहेगा, तुम ऊपर निकल आओगे। थैंक यू सो मच सर। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले पूछ करके आपका टाइम काफी जो है एंगेज कर दिया। बट हाँ, अभी बहुत सारे सवाल हैं, बाद में भी अगर आपकी परमिशन होगी तो हम कनेक्ट ना, करेंगे। ठीक है, हम और फिर जुड़ेंगे, फिर जुड़ेंगे, कोई बात नहीं एक है चीज फिर। मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब इंसान बहुत काम कर चुका होता है, एक लेवल पे पहुंच चुका होता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो अगर किसी को शेयर कर पाए वो, तो उसके लिए आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? कुछ कोर्स की आप बात कर रहे थे, मैं जानना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल में बताइए कि एडवाइजर्स के लिए इस टाइम पे आप उनके काम को बढ़ाने के लिए अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? कृष्णा, हमने हमने 16 क्लासों का जो कोर्स लिया है, 4 महीने का है। सप्ताह में 1 क्लास होती है और महीने में 4 क्लासें होती हैं। 7 से 9 मैं क्लास लेता हूं, आधा घंटा क्वेश्चन आंसर होते हैं। और इस 4 महीने का कोर्स हमारा, मैं पहले दिन डिक्लेयर कर देता हूं, इनॉग्रल के दिन डिक्लेयर कर देता हूं कि ये कोर्स 2 लाइन पे चलेगा। पहली लाइन होगी एक अच्छे इंसान बनो, और दूसरी लाइन होगी एक सफल अभिकर्ता बनो। इसलिए मेरे कोर्स में दोनों चीजों को बताया जाता है कि एक अच्छे इंसान कैसे बनोगे और एक अच्छे अभिकर्ता कैसे बनोगे। मैं दोनों लाइन पे चलता हूं, दोनों लाइन पे हमारा काम होता है। तो इसलिए हफ्ते में मैं, एक क्लास आप करते हैं और 4 महीने तक ये प्रोसेस हाँ, चलते रहता है? 4 आपके पास महीने 16 तक क्लासेस होती हैं? 16 क्लासेस होती है और हर क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाती है, जो कोर्स खत्म होने के 6 महीने के बाद तक उसके पास रहती है। ये रिकॉर्डिंग आप मतलब आपका कोई हाँ, ऐप है उस पर पंजाब देते सिंह हैं? ऐप है, पंजाब सिंह ऐप है, ऐप पे ये रिकॉर्डिंग चली जाती है, उनको लिंक चला जाता है। और उस लिंक को वो जब भी कभी कोई क्लास होती है तो 3 दिन के बाद में, 3 दिन लग जाते हैं, 3 दिन के बाद में वो रिकॉर्डिंग चली जाती है।
ओके, और सारे रिकॉर्डिंग 16 के 16 क्लासेस सारे के रिकॉर्डिंग 16 के अगले 16 6 महीने तक वो रिकॉर्डिंग एक्सेस कर 6 सकता है। महीने तक वो एक एक रिकॉर्डिंग को 4 बार देखें, 6 बार देखें, जो उनको अच्छी लगे, जो जरूरत की चीज है देखें, बार बार देखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने रिकॉर्डिंग उनके पास रहती है। ग्रेट। तो इसका कुछ मतलब कोई फीस वीस आप लेते होंगे या हाँ, मेरी तरह फ्री में सिखाते इसकी हैं? नहीं, इसकी फीस में मैं एक ही चीज कर सकता हूं कि मेरी सोच में यह है कि मैंने कुछ नहीं लेना, यह मेरी तरफ से है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन जो 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 स्टूडियो के खर्चे हैं, जो 3 टेक्नीशियन हैं उनके खर्चे हैं, उनकी सैलरी है, बिजली के खर्चे हैं, वो सारे खर्चे जो होते हैं, तो इसको हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला है कि हम इस पैसों से बचत नहीं करेंगे, लेकिन हम खर्चे निकालेंगे। तो वो खर्चे जो हमने निकाले हैं, तो उस हिसाब से टेक्निकल टीम का ये कहना था कि सर अगर 16 क्लासें हम लोग लेते हैं 4 महीने, तो इसमें 3,000 रुपये, 16 क्लासों के 3,000 रुपये लिए जाते हैं। और अगर कोई सक्षम नहीं होता है कि हम एक बार में दे सकें, तो हम उनको हमारी टीम की तरफ से 2 इंस्टॉलमेंट में सुविधा भी दे देते हैं। ग्रेट। ये सब आपका ऑनलाइन जूम पे चलता है हाँ, क्लासेस? ऑनलाइन जूम पे चलता है। और कितने घंटे की क्लास होती है वीकली? 2 घंटे हम क्लास लेते हैं, आधा घंटा और मैंने क्वेश्चन देखा आंसर है होता कभी तो आप 4 घंटे तक भी ले रहे थे। है। वो आधा घंटा क्वेश्चन आंसर होता है, फिर कोई क्लास ऐसी होती है कि हम बोलते हुए अपने को रोक नहीं पाते, तो आधा घंटा 1 घंटा बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है। सुनने वाले तैयार रहते हैं, तो हम बोलने से पीछे नहीं हटते। अभी अगला बैच आपका कब से शुरू हो रहा है? अगला बैच 8 तारीख से, इसी 8 अक्टूबर से 8 स्टार्ट हो अक्टूबर रहा से है। शुरू हो रहा 8 है। अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है। रजिस्ट्रेशन उसका भगवान की कृपा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ओके, ग्रेट। लास्ट में मैं एक लास्ट सवाल लेना चाहूंगा कि अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। आज के डेट में जैसे आप भी सोशल मीडिया पे आए, आज आपके चैनल पे भी हजारों इंश्योरेंस एडवाइजर्स में देख रहा हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप डाल रहे हैं। इवन आपका तो कंटेंट वो है जो छन्ने से छाना हुआ कंटेंट होता है ना, रिफाइंड वाला कंटेंट, हम्म। खुद एक्सपीरियंस करके जो आप बताते हैं। और आप जब इमोशन डालते हैं, जब आप बता रहे होते, तो लगता है कि हाँ यार, कुछ हमें शिक्षा मिल रही है। तो अमेजिंग लेवल पे आपका चैनल पे हम देख रहे हैं, वीडियोस आ रही हैं। और इसी तरीके से मैं भी अपने एडवाइजर्स के लिए यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम पे, सोशल मीडिया में उनकी हेल्प कर रहा हूँ। अरे और आप, मुकाबला करना मुश्किल है। 67,000 आपने, आपके फॉलोअर, बाप रे बाप। नहीं नहीं ग्रेट। सर, आपका कृष्णा ग्रेट। मुकाबला सर, अरे ग्रेट सर ये, ग्रेट ग्रेट कृष्णा अरे ग्रेट। नहीं नहीं सर, ये तो सब पता नहीं कैसे हो गया। बट हाँ, ये है कि आपको पता होगा, आप मेरे चीफ गेस्ट थे मेरे इवेंट में दिल्ली, जब हमने प्रोग्राम किया था। तो 365 दिन का जो मैंने चैलेंज लिया था, और बहुत जल्दी मेरा चैलेंज फिर से शुरू हो रहा है, 365 डेज का। बट यस, जो पंजाब सर आप अपने 16 क्लासेस में देने का जो आपका कमिटमेंट है, मुझे लगता है कि आपके ही नहीं, आपके चैनल पे तो आपके ऑडियंस को पता ही होगा आप क्या देने वाले हैं। बट मैं चाहता हूं कि मेरी एडवाइजर, जितने भी 67,000 एडवाइजर जुड़ रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, इवन मैं कृष्णा लोधियाल पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कह सकता हूँ, इवन मैंने खुद भी आपका कोर्स किया है, अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और कई बार तो रोना आ गया, कई बार ऐसे ऐसे सीखे मिली जो हमें लगता नहीं था कि आप बताएंगे करके। कई बार ऐसे भी होता ना, कई बार चीजों को अंडरस्टिमेट कर जाते कि यार ये तो नहीं बताएंगे पंजाब सर। फिर वहां से जब आपकी कहानी शुरू होती थी, तो फिर हम वो 2 घंटे का स्लैब खत्म हो जाता था। इसलिए मैंने पूछा कि आप 2 ही घंटे रहते हो या आप 4 घंटे तक अभी भी खींचते हो? मैं, वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं उसमें टाइम भूल जाता हूँ। जब मेरा दिल बोलने लगता है, तो मैं घड़ी देखना बंद कर देता हूँ। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है सर। ये इस बात को प्रूव करता है कि आप दिल से देना चाहते हैं। थैंक अगर यू। आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे होते, तो फिर आप घड़ी देख रहे थे ना और ना दो ना घंटे बाद ना सेशन खत्म हो ना जाता। ना, मैं वैसा काम नहीं करता। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी थैंक मच यू सर, वेरी आपने मच। आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया। और आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी अगर मैं कभी रिक्वेस्ट करूँ, तो प्लीज आप अवेलेबल होंगे। कृष्णा, तुम हमसे छोटे हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब तुम्हारा आदेश होगा, तब मैं हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि बिल्कुल। मैं तो इस उम्र में आके, 78 साल की उम्र में आके जो देने लगा, और बेटा आप तो इतनी कम उम्र में आपने लोगों को जो देना शुरू किया, तो मुझको वो हर शख्स वो प्यारा लगता है जो अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीना सीख जाता है। और लग रहा दूसरों, है सर, कुछ 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 सही काम कर रहा हूँ, लग रहा है ना? मैं या इसलिए, मैंने दिल से कहा है, ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि कृष्णा में मैंने वो गुण देखा है जो अभी से इस उम्र में ही दूसरों के लिए जीना सीख गया। मैं एक लाइन कहूंगा तुम्हारे बारे में जी। कि मेरा ये गेस कहता है कि दूसरों के लिए जीना सीख गया।
बाकी मेरे उम्र में आते आते भगवान करे तुम पता नहीं क्या कर चुके होगे, लेकिन तुमने अभी से लोगों को देना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच सर। एक गॉड चीज मैं ब्लेस यू। बोलना भूल गया था। मेरे जितने भी एडवाइजर भाई बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पंजाब सर के साथ में, मैं चाहता हूं कि आप, मैं पंजाब सर के चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और जरूर सभी 67,000 एडवाइजर्स उस लिंक पे क्लिक करें, और पंजाब सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करके जो घंटी का बटन होता है उसको दबा दें। उससे क्या होगा कि पंजाब सर जब भी कोई वीडियो लेके आएंगे, अपलोड करेंगे, तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आपको उस व्यक्ति से सीखने का मौका मिलेगा जिन्होंने 40-45 साल रोज फुल टाइम काम किया है। और आपके चैनल पे बहुत अमेजिंग लेवल की वीडियोस हैं। अपने जो 16,000 एडवाइजर्स आपके चैनल पे हैं, उनके लिए उनको मेरे बारे में क्या बोलना चाहेंगे, मैं जानना चाहता हूँ। बस मैं उनको यही कहूंगा कि तुमने तो इस उम्र में मुझसे सीखना शुरू किया है, और अभी जो उभरता हुआ सितारा है कृष्णा लोधियाल, उसके साथ जाके जुड़ो, उसके साथ जुड़ के देखो कि वो क्या दे रहा है, क्या उसकी वाणी में ओज है, क्या उसका कम्युनिकेशन है, क्या उसका वॉइस मॉड्यूलेशन है। जो बरसों जो लग जाते हैं लोगों को यहां तक पहुंचने में, वो मां सरस्वती ने तुमको कृष्णा दे चुकी है। तुम बहुत आगे निकलोगे, ये हमारा आशीर्वाद है। तुम भारत में, भारतवर्ष के लिए एक ऐसा, इस इंडस्ट्री का एक ऐसा सितारा बनोगे। मैं ये कह के जा रहा हूं कि लोग तुमको सदियों तक याद रखेंगे। तुम जिस तरह से काम कर रहे हो, बस एक ही चीज है, कृष्णा, लगे रहो। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू आपने वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद कृष्णा, थैंक यू सो थैंक मच यू सर। वेरी मच, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।